तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट की। तो वीट इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो वीट हमारा जो राइस के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप में आता है और ये मेन फूड क्रॉप है कहाँ पर, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, यानी हमारे इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं कंट्री के, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, यूपी। तो ये वाले पार्ट्स हैं जहाँ पर ये मेन फूड क्रॉप है वीट। और इसके लिए देखिए कंडीशंस क्या चाहिए, एक तो कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, यानी कि एक ठंडा जो ग्रो करने का है वो थोड़ा ठंडा सीजन चाहिए, और हल्की फुल्की सनशाइन चाहिए राइपनिंग के टाइम पे ताकि अच्छे से पक जाए, और करीब 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। और मतलब ऐसा नहीं कि वन टाइम रेन हो गई उसके बाद ब्लॉक्स लग गए तो हो गया, नहीं, इवनली मतलब रेनफॉल एक कंटिन्यूस मैनर में रहे थोड़ी बहुत, तो वीट जो है अच्छे से वो राइप हो जाएगा, अच्छे से कल्टीवेट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन कौन से इंडिया के, देखिए आपको पता होना चाहिए, गंगा सतलज प्लेन्स, जो गंगा और सतलज का प्लेन्स है। अब सतलज कहाँ पड़ती है आपके, कोई पंजाब वाले एरिया के आसपास, तो वहाँ से यानी उत्तराखंड से स्टार्ट होते हुए और हिमाचल, मतलब वो वाला जो बेल्ट है हिमाचल और उत्तराखंड और आपका जो पंजाब वाला एरिया है। फिर आ गया आपका ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन। ब्लैक सॉइल रीजन यानी कि हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका है ना, ये वाला जो ब्लैक सॉइल वाला डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है यहाँ पर। फिर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन से है, ये हमें पता होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। तो गेहूं इंडिया में कहाँ कहाँ उगता है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी हमको पता है, फिर बिहार, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये आपके वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट आता है रबड़। अब देखिए रबड़ क्या है, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल मतलब ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ से लेके जो आपका करीब 5 डिग्री तक माना जाता है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, और उसके बाद 23.5 डिग्री तक हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री जो होता है वो साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है, यानी जो 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया है, वहाँ पर जो ये रबड़ के लिए बहुत सुटेबल कंडीशंस होती हैं, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस भी ये उगाई जा सकती है कहाँ पर, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया हो गया, और जो उसके भी बाद का, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर इधर, वहाँ पर भी हम इसको रबड़ को कल्टीवेट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। मॉइस्ट मतलब हल्का फुल्का सा थोड़ा सा ह्यूमिड वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर हो, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो, और टेम्परेचर जो है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो ये सूटेबल कंडीशन है रबड़ के लिए। फिर ये देखिए, अब रबड़ का क्या यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, यानी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला मटेरियल है ये। और मेनली ग्रो कहाँ पर किया जाता है, ये हमारे स्टेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये कुछ एरियाज हैं जो रबड़ कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये मेजर रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। और इंडिया जो है वर्ल्ड में 5th नंबर पे लाई करता है, यानी कि 5th रैंक है इंडिया की वर्ल्ड्स में नेचुरल रबड़ प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल रबड़ का कंजम्पशन में अगर हम देखें तो मतलब कहाँ कहाँ पर नेचुरल रबड़ को यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब मेजर शेयर है वो किसके पास है, जो ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स होती है, यानी जो ऑटोमोबाइल्स में टायर, गाड़ियों में, ट्रक्स में, पहियों, बसेस में जो टायर यूज़ होते हैं तो वहाँ पर, और जो ट्यूब्स बनती हैं उसमें रबड़ का बहुत यूज़ होता है। फिर साइकिल के टायर्स, ट्यूब्स, फिर कैमल बैग, फुटवियर, बेल्ट्स एंड हॉर्सेस, लेटेक्स फॉर्म, डिप्ड गुड्स एंड अदर्स। तो ये मेजर कंजम्पशन है नेचुरल रबड़ की। फिर नेक्स्ट आता है इसमें फाइबर क्रॉप्स। तो अब फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं, देखिए फाइबर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड जो नेचुरल सिल्क होता है, ये मेन 4 फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, कॉटन, जूट,
हेम्प एंड नेचुरल सिल्क जो है ये 4 फाइबर क्रॉप्स है, मतलब रेशे वाली क्रॉप्स होती हैं ये। और जो फर्स्ट 3 जो है यानी कि कॉटन, जूट और हेम्प जो है ये कहाँ से मतलब बनाई जाती हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, यानी जो सॉइल में क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उनसे बनाई जाती है। और सिल्क जो होती है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, देखिए रेशम तो एक कीड़े से निकलता है जिसका जो कोकून्स होता है उस कीड़े का सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो सिल्क वॉर्म के कोकून से निकलता है, फेड ऑन ग्रीन लीफ स्पेशली मलबरी। तो जो मलबरी का पेड़ होता है ये उस पर रहता है और उसके पेड़ पर से जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून से सिल्क निकाला जाता है। अब इसको जो सिल्क वॉर्म होता है इनको रेयर किया जाता है, इनको रखा जाता है ताकि इनसे इनके उससे कोकून से हम सिल्क फाइबर को निकाल सकते हैं, उसको प्रोड्यूस करके हम प्रोड्यूस कर सकें। और देखिए जो ये सिल्क इसका काम होता है, जो मतलब सिल्क बनाने का काम होता है, इसको हम लोग एक जो टेक्निकल टर्म होती है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरीकल्चर, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मीनिंग ऑफ, क्लियर्स द मीनिंग ऑफ द सेरीकल्चर। तो आपको पता होना चाहिए सेरीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। सिल्क से रिलेटेड है सेरीकल्चर। जैसे पीसी कल्चर होता है एक टर्म, PISCI और CULTURE, पीसी कल्चर, तो वो फिश के साथ रिलेटेड होता है। तो फिश रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो पीसी कल्चर में आता है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं आपको जो मैं बता रही हूँ और आपको पता भी होना चाहिए, तो इट मेक्स द थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट आता है कॉटन। अब देखिए कॉटन का क्या होता है, कॉटन बिलीव किया जाता है इट इज टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। मतलब इंडिया जो है कॉटन मानी जाती है कि ये यहाँ से पर ही सबसे पहले मतलब उगाई गई थी। तो इंडिया जो है इसका नेटिव कंट्री है कॉटन का। और जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि देखिए जब खुदाई चल रही थी तो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में से कुछ पता नहीं किसी उसके किसी पता नहीं कोई स्टैचू मिला था, उस स्टैचू के पास कुछ कॉटन का कपड़ा लिपटा हुआ मिला था। तो वहां से पता चला था कि अच्छा कॉटन नाम का भी कोई मतलब टेक्सटाइल होता है, कोई एक फाइबर होता है। तो वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में। इंडिया वर्ल्ड में जो है तीसरे नंबर पे है कॉटन के प्रोडक्शन में। और कॉटन जो ग्रो होता है ये मेनली आपका जो ड्रायर पार्ट्स है ब्लैक सॉइल का वहाँ पर, यानी जो डेक्कन प्लेटो में ब्लैक सॉइल है जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वहाँ पर सब में डिपॉजिट हुई है, तो वो कॉटन के लिए बहुत अच्छा एक मीडियम है, बहुत अच्छा एक प्लेस है। और इसको ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, और इसमें जो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से यहाँ पर कॉटन काफ़ी अच्छे से उगाया जाता है। फिर इसके लिए कॉटन के लिए क्या कंडीशंस हैं, एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल बहुत थोड़ा सा चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब कोई फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, हल्की सी सनशाइन चाहिए और ग्रोथ के लिए। और ये खरीफ क्रॉप होती है और इसके लिए करीब 8 to 10 मंथ्स चाहिए, मतलब करीब 1 साल लग जाता है इसको मैच्योर होने में, कॉटन को अपना एकदम रेडी होने में। तो मेजर इसके स्टेट्स कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स है ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया के। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखिए टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चरल कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो बहुत पुराने टाइम से मतलब हज़ारों सालों से प्रैक्टिस में किया जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा मेसोलिथिक टाइम था, हमारा जो नियोलिथिक टाइम था, तो वहाँ से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई, सेडेंटरी लाइफ लोगों ने जीना स्टार्ट किया। पहले तो क्या था ना, हंटर और गैदरर की लाइफ थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे खाने की तलाश में, पानी की तलाश में। लेकिन जब एग्रीकल्चर का बारे में उनको नॉलेज मिलती है तो फिर हम लोगों ने एक स्टेबिलिटी के साथ रहना एक जगह पर स्टार्ट किया, क्योंकि अब खेती कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक जगह रुकना पड़ेगा उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, क्रॉप्स का, एनिमल्स का। तो 1000 से भी ज़्यादा टाइम की ये प्रैक्टिस इंडिया में की जाती है। और सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल, देखिए अब हम लैंड का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास उतने अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल मतलब टेक्निक्स नहीं है, उतने हमारे यहाँ पर चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हिंडर्ड मतलब ऑब्स्टेकल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसके लिए, फॉर द पेस ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को यहाँ पर इन वजह से, किसकी वजह से, टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं एग्रीकल्चर में, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में एक बैरियर आ गया है। तो वाई, क्यों इंडिया जो है एक इम्प्रूव नहीं कर पाया है टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर में, मतलब इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है, दैट इज very much dependent on the agriculture because it is the primary sector of our economy. Most of the people of India, they are involved in the agriculture, but still the condition of agriculture is not so much reforming. तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं जो आज़ादी के इतने टाइम के बाद भी मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या रीजंस हैं। तो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, अब देखिए सोर्सेज डेवलपमेंट हुए हैं इरिगेशन के भी, और ज़्यादातर फार्मर्स जो है लार्ज पार्ट्स हमारे इंडिया में, वहाँ पर सब चीज़ें डेवलप हुई हैं, लेकिन स्टिल हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स है, वो अभी भी मानसून पे और जो नेचुरल फर्टिलिटी है मिट्टी की, सॉइल की, उस पर डिपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इरिगेशन तो डेवलप हुआ, लेकिन कुछ ही राज्यों में हुआ है और कुछ ही लोगों तक पहुंचा है। कौन से लोगों तक, ऑब्वियसली जो प्रॉस्पेरस है, जिनके पास अपना उतना पैसा है कि वो उन फैसिलिटीज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन बाकी लोग तो स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो कंडीशंस वहीं की वहीं रह गई हैं। और देखिए जो जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो रिसोर्स लैकिंग पीपल हैं, वो वहीं के वहीं हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली पिक्चर हमको इम्प्रूव नहीं दिखाई देगी। फिर एग्रीकल्चर जो है वो उसके लिए क्या चाहिए, सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। सीरियस मतलब है कि रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिसी बना रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत सारे क्रॉप डैमेज बीमा इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रही है, क्रॉप्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, और रेन पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम चल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है, काफ़ी स्कीम्स किसानों के लिए चल रही है, किसान पेंशन योजना चल रही है, किसान निधि स्कीम चल रही है, हर साल किसानों को 6,000 रुपया दिया जाएगा, तो काफ़ी स्कीम्स चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि वो जो बेनिफिट्स है, जो स्कीम्स है, जहाँ तक पहुँचने चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। फ्रेमवर्क तो पूरा का पूरा सही है, लेकिन वो जब इम्प्लीमेंट होता है तो रियल में वो उसके रिजल्ट्स, उसके जो मतलब काम है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाता है। फिर कलेक्टिवाइजेशन हो गया और कंसोलिडेशन। देखिए कलेक्टिवाइजेशन मतलब आपने सबकी लैंड्स को एक साथ मिला दिया, कंसोलिडेट कर दिया, होल्डिंग्स को एक साथ कर दिया। फिर कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन, यानी कि अब मिलके सब लोग काम करें। अबॉलिशन जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब प्रायोरिटीज़ सिस्टम, मतलब ये सब चीज़ें की गई, ये सब रिफॉर्म्स किए गए, ताकि हम लोग क्या है इंडिया में आज़ादी के बाद के जो भी मतलब हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स लग रही थी, उसको इम्प्रूव कर पाएँ, उसको रिफॉर्म कर पाएँ। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लैंड फोकस वॉज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए इंडिया में आज़ादी के बाद कुछ प्लान्स बनाए गए। हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 47 में, 1950 में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था। फिर 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है। फिर मार्च 1950 यानी करीब 1.5 महीने बाद ही इंडिया में एक नई प्लानिंग, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक नया इंस्टीट्यूशन बनता है, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्लान्स को बनाना। ठीक है, तो इसने प्लान बनाना स्टार्ट किया, तो इसको टारगेट दिया गया था आपको 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वर्किंग होती है वो ड्यूरेशन क्या होता है 5 साल के लिए, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। तो हम क्या करेंगे, मतलब आप प्लान बनाएंगे तो 5 साल में आप टारगेट डिसाइड करेंगे, गोल्स डिसाइड करेंगे कि इन 5 साल में हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को किस गाइडलाइंस पे काम करना होगा। तो 1951 में देखिए इंडिया के पहले इलेक्शन होते हैं, 19 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक भारत में, आज़ाद भारत में पहली बार इलेक्शन कराए जाते हैं। करीब ये इलेक्शंस हुए थे आपके करीब 100 मतलब काफ़ी 68 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद इसको 5-6 महीने का टाइम लगा था। मिस्टर सुकुमार सेन थे जिन्होंने जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने ये इलेक्शन करवाए थे। तो इसी टाइम पर मतलब 1951 में ही इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है, जिसका जो मेन मतलब बेस था, वो उसका बेस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। तो मेन फोकस क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, लैंड रिफॉर्म्स था।
फिर राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लेड टू द फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब होता है कि मतलब जो मतलब एक ही फैमिली में जैसे 3 बेटे हैं तो जो लैंड होगी फादर की वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इक्वल इक्वल, तो इनहेरिटेंस हो गया मतलब कि वंश यानी कि जो मतलब फादर है उसके 3 बच्चे हैं तो फिर उनकी जो फर्दर जनरेशन होगी उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, फ्रेगमेंट हो गया मतलब बट गया, टुकड़े हो गए किसके, जो लैंड होल्डिंग्स थे। अब जो लॉस थे, जो कानून बनाए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के, ये भी काफ़ी सारे बनाए गए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन था वही मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम फ्रेमवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो आपके सारे के सारे जो नियम है, जो कानून है, जो लॉज हैं, जो गाइडलाइंस है, सब बेकार हैं। तो क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए, तो देखिए मेन स्टेप्स क्या लिए गए थे गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इंट्रोड्यूस करना एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव था। देखिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म स्टार्ट किए इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए 1960s और 1970s में। तो 60-70 में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो बेस्ड था किस पर, पैकेज टेक्नोलॉजी पे, मतलब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। वाइट रेवोल्यूशन था, वाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है आपका, मिल्क प्रोडक्शन से, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं इंडिया में वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, तो इसको याद रखिएगा। आपका जो अमूल वाला सिस्टम है, आनंद मिल्क यूनियन लिबरेशन करके कुछ नाम है। फिर ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो इम्प्रूव की गई थी इंडियन एग्रीकल्चर में। फिर इन सब से क्या होता है, देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन था डेवलपमेंट का, अब डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो कुछ ही एरियाज में हुआ, कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज में हुआ। इससे क्या हुआ, 1980s और 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया। और इससे क्या होता है कि दोनों, अब इसमें दोनों चीज़ें थी इंस्टीट्यूशनल, यानी कि अब देखिए 1980s 1990s तक क्या हुआ, चीज़ें समझ में आई कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने बोला कि अब ऐसा करते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं और जो भी टेक्निकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी जो टेक्नोलॉजी चाहिए और जो भी हमें इंस्टीट्यूशंस लेवल पे काम करना है, वो हम अब एक साथ करेंगे। फिर इससे क्या होता है, अब जो प्रोविजंस थे जैसे क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, यानी कि फसलों का, जैसे फसलें खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है अधिक बारिश की वजह से या कम बारिश की वजह से, या एनिमल्स ने खराब कर दी, जानवर खा गए, मंकी ने खराब कर दी, कोई भी रीज़न हो गया, नेचुरल हो, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो उसको इंश्योर्ड किया जाए, जैसे कोई भी कैलामिटी हो गया। और ग्रामीण बैंक्स को स्टैब्लिश किया जाए, जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाए, ठीक है, बैंक्स बनाए जाएँ जो इनको लोन दे सके फार्मर्स को लोअर इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सारे स्टेप्स जो थे वो लिए गए। इन स्टेप्स से क्या किया गया, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की पिक्चर थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। ओके, सो इसके बाद के जो फर्दर स्लाइड्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। जो भी आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग डाउट्स होंगे तो बेटर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।